जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, कोविड-19 के कारण इस साल पढ़ाई काफ़ी प्रभावित हुई है। इसको ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल ने पाठ्यक्रम में कुछ कमी की है। आज मैं कक्षा 10वीं के गणित विषय पर यहाँ पर चर्चा करूँगा कि पाठ्यक्रम में क्या क्या भाग कम कर दिए गए हैं। आप इस जानकारी को पुष्टि कर सकते हैं। NPBSC की वेबसाइट पर इसको डाल दिया गया है और वहीं से इसको लिया गया है, तो आप वहां से इस पाठ्यक्रम की पुष्टि कर सकते हैं। मैं आज गणित विषय पर यहाँ पर चर्चा करूंगा, कक्षा 10वीं। तो कक्षा 10वीं के गणित में किन किन भागों को हटा दिया गया है, तो बहुत अच्छे से समझ ले दोस्तों। कई बार आप कंफ्यूजन में वो पोर्शन भी छोड़ देंगे जो नहीं हटाए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कक्षा 10वीं विषय गणित। इसमें जो पहला अध्याय वास्तविक संख्या है, इसमें से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का 1.1 प्रश्नावली 1.1 जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से संबंधित है, इसको हटा दिया गया है। या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको हटा दिया गया है। आपकी किताब में प्रश्नावली 1.1 इसी से संबंधित है, लेकिन प्रश्नावली 1.2 की अगर हम बात करते हैं तो वह आधारभूत प्रमेय का और इस पर आधारित है, उसको नहीं हटाएगा। तो प्रश्नावली 1.2 और उससे आगे के जो भी भाग हैं उसको आपको हल करना है। अगली जो प्रश्नावली आपकी अध्याय बहुपद में से आपको बहुपद का कथन तथा सामान्य समस्याएं जो विभाजन प्रमेय का से संबंधित है। तो बहुपद में भी डिवीजन एल्गोरिदम से संबंधित समस्याओं का समाधान किया गया है और ये समस्याओं का समाधान आता है प्रश्नावली 2.3 में। तो प्रश्नावली 2.3 में इससे संबंधित जो भाग है डिवीजन एल्गोरिदम या विभाजन प्रमेय का से संबंधित, वो वाला भाग हटा दिया गया है। बिंदु क्रमांक देखा जाएगा 2.4 है, प्रश्नावली देखी जाएगी 2.3 है, इसको हटा दिया गया है। लेकिन इससे संबंधित बहुपद से संबंधित अन्य समस्याओं को यथावत रखा गया है, तो आपको उन्हें तो हल करना है, लेकिन केवल ये भाग हटा दिया गया। बाकी सारी चीजें इसमें यथावत रखी गई हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण को अगर हम बात करें तो इसमें से केवल और केवल एक विधि को हटाया गया है, वो है वज्र गुणन विधि। बाकी सारी विधियां यथावत है। अब आप कहेंगे कि वज्र गुणन विधि वाली प्रश्नावली को छोड़ दिया जाए, तो ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो रैखिक समीकरण वहां लिखी हुई है वो अन्य विधियों से भी हल हो जाती है। तो आप उसको छोड़ दें ये नहीं कह रहे हैं, आप और जो वर्ग समीकरण हैं उसको इस विधि से हल करने की प्रैक्टिस नहीं करना है। तो वज्र गुणन विधि को हटा दिया गया, जिसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। मेथड हटाई गई है, लेकिन हम प्रश्नावली के बारे में नहीं कह सकते कौन सी प्रश्नावली आपको छोड़ना है। आपकी पुस्तक में वज्र गुणन विधि से संबंधित एक प्रश्नावली है, अब उसमें वर्ग समीकरणों का युग्म दिया है, तो वो युग्म अन्य विधियों से भी हल हो सकता है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते उस प्रश्नावली को छोड़ दें, केवल इस विधि को छोड़ना है। आगे बढ़ते हैं द्विघात समीकरण में। तो द्विघात समीकरण में आपको केवल वे सवाल, ऐसी समस्या जिन्हें वर्ग समीकरण में बदल करके हल किया जाता है, तो आपको इबारती सवाल दिए जाते हैं। उन इबारती सवाल में जो समस्या होती है, पिता पुत्र की आयु होता है, या किसी को गणित में इतने नंबर मिले, किसी को उसमें इतने नंबर मिले, फिर हम उसको वर्ग समीकरण में बदलते हैं और फिर हम उसको हल करते हैं। तो इस प्रकार की समस्याओं को जिन्हें वर्ग समीकरण में पहले बदला जाता है उसके बाद हल किया जाता है, उसको हटा दिया गया है। लेकिन अगर सीधी वर्ग समीकरण दे दी गई आपको, मान लो 2x की घात 2 - 3x धन 7 = 0, तो ये तो पहले से वर्ग समीकरण है, तो इनको आपको हल करना है। इसमें वर्ग समीकरण में किसी भी विधि को उसने नहीं हटाया है, तो यहां पर वर्ग समीकरण में 3 विधियां हैं। पहली विधि है आपकी गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी विधि है सूत्र विधि। ये तीनों विधियां यथावत हैं। इसके बाद मूलों की वास्तविकताओं की पहचान वाला जो अध्याय है वो भी यथावत है, इसलिए उसको भी आपको करना है। केवल इबारती सवाल जिन्हें पहले हम वर्ग समीकरण में बदलते हैं और फिर उन्हें हल करते हैं, उन समस्याओं को ही इन्होंने हटा दिया है। बाकी सारा अध्याय यथावत है। इसकी गुणनखंड विधि यथावत है, पूर्ण वर्ग विधि यथावत है, सूत्र विधि यथावत है। इसके बाद जो अंतिम प्रश्नावली है
जिसमें हम मूलों की वास्तविकताओं या मूलों की प्रकृति को पहचानते हैं, तो मूलों की प्रकृति वाला अध्याय भी यथावत है। केवल हटाया गया है ऐसी समस्याएं जिन्हें वर्ग समीकरण में बदलकर हल किया जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में केवल उस पोर्शन को हटाया गया है जो कि दिनचर्या की समस्याओं का समाधान n पदों का योग वाली एप्लीकेशन का उपयोग करके हम करते हैं। अर्थात साधारण भाषा में समझ लें कि ऐसे इबारती सवाल जो n पदों का योग वाला सूत्र लगा करके हल करते हैं, वे सवाल को हटा दिया है। लेकिन यह ध्यान रहे कि n पदों के सूत्र का प्रयोग करके साधारण जो श्रेणियां दी जाती हैं उनको नहीं हटाया गया है। मान लो केवल आपको श्रेणी दे दी गई 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसके इतने पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो सीधे जो श्रेणियां दी गई हैं और सीधा सूत्र का उपयोग करना, वो सवाल नहीं हटाए गए हैं। वे इबारती सवाल जो n पदों की श्रेणी का सूत्र का उपयोग करके उन इबारती सवालों को या दिनचर्या की समस्याओं को हम हल करते हैं, वो हटा दिया गया। जैसे उदाहरण के लिए मान लो उन्होंने कहा कि लक्ष्मी प्रति माह अपने गुल्लक में कुछ पैसे जमा करती है, लेकिन हर महीने वो 10 रुपये बढ़ाती जाती है, तो बताइए 2 साल बाद उसके पास कुल कितना पैसा जमा हो जाएगा। इस प्रकार की जो समस्याएं हैं जो n पदों की श्रेणी का उपयोग करके, उनको हटा दिया गया है। तो यहाँ बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। आगे अगर हम दोस्तों देखते हैं तो हमारा अध्याय 6 आता है त्रिभुज। त्रिभुज में केवल 2 प्रमेय के प्रूफ को हटाया गया है, बाकी कुछ भी नहीं हटाया गया है। आपके आधारभूत आनुपातिक प्रमेय ऐसी है, पाइथागोरस प्रमेय यथावत है, और भी इससे संबंधित जो समरूपता और इससे संबंधित जो सवाल है, समस्याएं, वो यथावत हैं। केवल 2 प्रमेय, एक तो प्रमेय 6.6। तो प्रमेय 6.6 कौन सी है? तो आपको पता है कि 6.6 है कि यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और दूसरी प्रमेय 6.9 जो कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है, इसके प्रूफ को हटाया गया है। बाकी सारे सवाल, समस्याएं और प्रमेय यथावत है। इसके बाद अध्याय 6 में अगर आप निर्देशांक ज्यामिति में जाते हैं, अध्याय 7 में, तो निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला अध्याय हटा दिया गया है। बाकी जो दूरी वाले सवाल हैं और सूत्र है वो यथावत है, और अनुपात वाले यदि 2 बिंदुओं के बीच कोई और अन्य बिंदु हो तो उसके निर्देशांक ज्ञात करने का जो सूत्र हैं अनुपात वाले, वो यथावत हैं। केवल त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले को हटा दिया गया है। अब दोस्तों आते हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में 2 चीज़ों को हटा दिया गया है। एक तो वे जो 0 डिग्री से 90 डिग्री वाले कोणों का अनुपात जो निकाला जाता है, एक तो वो वाले सवाल हटा दिए गए हैं, जैसे कि साइन 45, साइन 60, कोस 45 इससे जुड़े हुए, मतलब 0 से। प्रश्नावली 8.1 यथावत है, ये ध्यान रखना। तो प्रश्नावली 8.2 और 8.3 ये 2 चीज़ों पर निर्भर करती है। एक तो पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, अर्थात आपकी पुस्तक में बिंदु 8.3 और बिंदु 8.4। तो बिंदु 8.3 है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के अनुपात, जो टेबल आपके इसमें है वो। और पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा वाला जो मामला है, इनसे संबंधित प्रश्नावली को हटा दिया गया है। प्रश्नावली की बात करें तो प्रश्नावली 8.2 और 8.3 इससे कवर होती है, इसको हटा दिया गया है। इसके बाद आते हैं दोस्तों त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ऊंचाई और दूरी वाले जो सवाल हैं, त्रिकोणमिति का उपयोग करके ऊंचाई दूरी वाले सवाल हैं, उस अध्याय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, वो यथावत है। मतलब पूरा अध्याय कवर किया जा रहा है परीक्षा में। अध्याय 10 वृत्त, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अध्याय 10 जो वृत्त है उसको यथावत रखा गया है। अध्याय 11 कंस्ट्रक्शन, संरचना, रचनाएं वाला जो पार्ट है, उसके 3 भाग हैं रचना वाले पार्ट के। एक तो एक रेखाखंड को अनुपात में विभाजित करना, दूसरा भाग जो है दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज का निर्माण करना, इसको हटा दिया गया है। लेकिन जो तीसरा भाग है स्पर्श रेखा का संरचना, वो यथावत है। तो इसमें 2 भाग यथावत रखे गए हैं। एक दी गई रेखा को दिए गए अनुपात में विभाजित करना, उसको रखा गया है, और
स्पर्श रेखा का निर्माण वाला भाग है उसको यथावत रखा गया है, केवल त्रिभुज की संरचना वाला भाग को हटा दिया गया है। तो अध्याय 11 तक की स्थिति ये है। इसी प्रकार अध्याय 12 में जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, तो इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं है। इसमें जो लिखा कि 120 डिग्री के जो केंद्रीय कोण से संबंधित समस्या है, मतलब ऐसी समस्याएं जो 120 डिग्री का केंद्रीय कोण बनाती हो, उनसे संबंधित समस्याएं नहीं आएगी। तो ऐसे तो एक या दो ही सवाल है इस पूरे अध्याय में, बाकी सारी चीज़ों को कवर क्या है। तो सीधा से मान लें कि पूरा अध्याय कवर हो रहा है, एक आध सवाल ही 120 डिग्री का केंद्रीय कोण से संबंधित, तो वो नहीं पूछे जाएंगे। अध्याय 13 में आते हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में सारी चीज़ें आ रही हैं, केवल शंकु का छिन्नक जिसको हम बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन, लास्ट वाली प्रश्नावली 13.4 ये इसमें शामिल नहीं है, उसको हटा दिया गया है। बाकी शंकु, गोला, आपका क्यूब और क्यूबॉइड है ना, ये सब आ रहे हैं, इसका क्षेत्रफल भी और आयतन भी, ये सब शामिल किया गया है। केवल शंकु का छिन्नक जो प्रश्नावली 13.4 है वो इसमें से हटा दी गई है। अध्याय 14 जो सांख्यिकी है, इसमें से पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड, वो हटा दी गई है। तो ये जब आप औसत या माध्य निकालते हैं, समांतर माध्य निकालते हैं, तो समांतर माध्य की 3 विधियां दी हैं, तो 2 विधियां शामिल की गई हैं। बाकी बहुलक भी है आपके इसमें शामिल है, वो नहीं हटाया गया। बाकी सब शामिल है, वो नहीं हटाया गया है। केवल और केवल मीन मीडियन मोड में से मीन की जो 3 विधि है उसमें से एक को हटा दिया गया, पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। बाकी मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है आपको। माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों को निकालना है, वो इसमें शामिल है। केवल मीन निकालने की एक विधि को हटा दिया गया है, बाकी 2 विधियां शामिल है। और संचयी बारंबारता बंटन का आलेखी निरूपण, ग्राफ विधि से जो आप माध्यक निकालते थे उसको हटा दिया गया है, जो प्रश्नावली 14.4 को कवर करता है। तो प्रश्नावली 14.4 को जो कवर करता है उसको हटा दिया गया, ग्राफी विधि से माध्यक निकालना उसको हटा दिया गया है। अंतिम है अध्याय 15 प्रायिकता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, पूरी की पूरी अध्याय इसी प्रकार यथावत उसमें है। तो दोस्तों यहाँ पर ये परीक्षा के हिसाब से है, लेकिन मेरा कहना है कि आप पूरा गणित जरूर पढ़ें। केवल जब परीक्षा के टाइम पर आपको तैयारी करना हो तब इन चीज़ों को छोड़ करके आप परीक्षा के हिसाब से तैयारी करें, लेकिन आपको पूरा गणित पढ़ना चाहिए, क्योंकि भविष्य में ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उपयोग में आती हैं। इसी प्रकार के और भी परिवर्तन जो भी होंगे मैं आपके सामने रखता रहूँगा। आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो गणित में क्या चीज़ें हटाई गई और क्या शामिल किया गया आप समझ पाएंगे। और अपने इन सारी बातों को अगर आप संपुष्टि के लिए आप MPBSC की वेबसाइट को कंसल्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।